देखो एक छोटी सी बात, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपको साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन इवन साइक्लोहेक्सेन के भी कई सारे सेटअप्स आपको सिस ट्रांस के मैंने दिखा रखे हैं, ठीक है ना। सिस ट्रांस और उनसे फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं, इन सब पे बात हो चुकी है, ठीक है ना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो है चेयर फॉर्म का। तो उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया साइक्लोहेक्सेन का, जो कि बहुत स्टेबल फॉर्म होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बहुत सारी बातें। कौन सा एक्सियल कार्बन, इक्विटोरियल कार्बन, कौन सा कार्बन ऊपर, कौन सा नीचे, है ना, जो उसकी प्लेसिंग होती है स्पेस में, है ना। क्योंकि आप जानते हो ना चेयर कैसे बनती है, ठीक है ना। तो फिर उनके बारे में कब बात करेंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, उनके पास सिस ट्रांस और उनके पास कन्फर्मर्स, ये सब बातें एक साथ चलेंगी। और वो कब पढ़ाया जाएगा, जब कन्फर्मर्स आपको पढ़ाया जाएगा ना, तो उसी टाइम वो बात आपको बताई जाएगी, ठीक है ना। खैर, अब आगे चलते हैं। आज कुछ कहानियाँ आपके बोर्ड पे हैं। देखो बात समझो। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आपका रिएक्टेंट भी ऑप्टिकली एक्टिव है और प्रोडक्ट भी ऑप्टिकली एक्टिव है। वजह क्या है, क्योंकि एक ही कार्यल सेंटर है, और एक ही कार्यल सेंटर होने के साथ साथ यहाँ पे चारों ग्रुप्स क्या हैं। कार्यल सेंटर तभी तो होगा ना जब चारों ग्रुप्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि रिएक्टेंट अगर आपका मान लो एस सेटअप में, जैसा कि आप देख सकते हो, आपको ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस ड्रॉ करना मैंने सिखा रखा है। ये वन, ये टू, ये थ्री। तो ऐसे में इस तरीके से चलोगे आप, है ना। तो क्या आएगा आपका एस कॉन्फ़िगरेशन इसका आएगा। तो इसका क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से। ये आपका नंबर वन होगा, ये नंबर टू होगा, नंबर थ्री है, नंबर फोर है। तो ये भी क्या रहा, वन से टू की तरफ गए तो एस ही मिला। वजह क्या है, क्योंकि अगर देखो पहली बात तो समझ जाओ कि रिएक्टेंट में क्या है, सब कुछ सेम है, बट रिएक्टेंट में सीएल है और प्रोडक्ट में क्या है, सीएल की जगह सीएन है। तो पहली बात तो समझ जाओ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्या है, दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं। तो इनमें कोई ऐसी कोई ये बात नहीं है कि भाई ये जो ग्रुप है वो सेम साइड, ऐसा कुछ सीन नहीं है। दो अलग अलग चीज़ें आपने बना ली हैं, तो तब भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये आपके लिए बहुत ही नॉर्मल बात आपके लिए नहीं होनी चाहिए, समझ पा रहे हो। तो बस इसी को समझाना है आपको। तो अगर यहाँ पे कायरल सेंटर के अराउंड अगर एस कॉन्फ़िगरेशन था, तो यहाँ भी एस ही कॉन्फ़िगरेशन होगा, प्रोवाइडेड कि ये जो ग्रुप्स है कायरल सेंटर के अराउंड, इनकी इंपॉर्टेंस ना बदले। समझ पा रहे हो। अगर ये यहाँ पे नंबर वन था, तो इसकी जगह पे जो ग्रुप आया फिर जो सेटअप बना, तब भी ये नंबर वन ही हो, तब भी ये नंबर वन ही हो। अगर ये पहले नंबर टू था, तो अब भी नंबर टू ही हो। समझ पा रहे हो। मतलब जो कायरल सेंटर के अराउंड ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस है वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, ये डिस्टर्ब भी हो जाता है, हाँ अभी दिखाता हूँ अगले में। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, एस एस ही रह जाएगा। मतलब ये कोई कंपलसरी चीज नहीं है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक के बाद रिएक्टेंट अगर एस रहा हो तो प्रोडक्ट ही एस रहे। वो तभी होगा जब कायरल सेंटर के अराउंड ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस जो है वो सारे ग्रुप्स के क्या रहे, सेम ही रहे, अटैक होने से पहले और अटैक होने के बाद। ठीक है। और रही बात जिनको ये ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, तो समझ जाओ बीच से आ गए हो तुम, ठीक है ना। जाके स्टार्टिंग से ऑप्टिकल एक्टिविटी को देखो, तो उसमें ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस ड्रॉ करना तुम्हें सिखा रखा है, ठीक है ना। फिर से उस पर टाइम नहीं खराब करना। तो ये बात जरा नोट कर लो। ये कहानी किसकी है, ये कहानी है पहले वाले की, ठीक है ना। ये कहानी है कि S becomes S, मतलब S configuration of reactant becomes S configuration of product provided no change in priority around chiral center। मुझे लगता है समझ आ गया होगा, ध्यान दो। ये स्पेसिफिक रोटेशन में तुम लोगों को कायदे समझा रखा, जिनको दिक्कत हो जाके प्रीवियस वीडियो देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी का। तो ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का बराबर हो, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना, ये दूसरा है, ये दूसरा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो उनके स्पेसिफिक रोटेशंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। समझ पा रहे हो। ये नहीं कि एस ये है एस ये है तो दोनों का स्पेसिफिक रोटेशन क्या है वो सेम ही कर दोगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। वजह क्या है, क्योंकि ये कुछ अलग चीज़ है, ये कुछ अलग चीज़ है। समझ आ गया। अब जरा यहाँ स्पेसिफिक रोटेशन जाके तुम्हें देखना तो चाहिए, बट थोड़ा समझ जाओ कि कितना प्लेन पोलराइज लाइट कितने एंगल से मूव करी। समझ पा रहे हो। तो बस वही कहानी, बाकी डिटेल में बता रखा है सब। अब यहाँ पे देखो आर एम जी एक्स, तुम जानते हो आर बोले तो एल्काइल, एल्काइल बोले तो कार्बन ना। तो अगर इसका सीन अगर आपको ड्रॉ करना हो, तो ये जब जाके अटैक करेगा सीएल पे, तो मान लो यहाँ पे मैंने सी एस थ्री कर दिया, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैंने सी एस थ्री कर दिया।
तो जब CH3 जाके CH3 माइनस यहाँ पे Cl माइनस को हटा के लगेगा ना, तो अब जरा ध्यान से देखना, अभी ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, तो आप अगर चलोगे तो 1 2 3 आओगे, तो 1 2 3 आओगे तो यहाँ पे आपको R कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, ठीक है ना। जब CH3 माइनस का अटैक हुआ, Cl को हटा के CH3 लगा ना, तो आपको पता है ना, यहाँ CH2 के बाद O था, यहाँ CH2 के बाद Cl था, इसीलिए तो नंबर 2 था ना, ये एटॉमिक नंबर ज्यादा। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो 1 और आपका 2 ये हो गया, तो 4 को तो ज्यादा देखते नहीं, तो 1 2 3 4, समझ पा रहे हो, 1 2 3, तो आप कैसे गए S। तो यहाँ पे क्या हो गया, जरा ध्यान से देखो, जहां पे Cl लगा था, जहां पे Cl लगा था, जब Cl लगा था तो इसकी ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस 2 थी, और जब उसकी जगह पे Cl माइनस को हटा के CH3 माइनस जब आया, तो इसकी ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस 3 हो गई। तो यहाँ पे कायरल सेंटर के अराउंड क्या हो गई, जो इनकी प्रायोरिटी है वो क्या हो गई, बदल गई। तो इस वजह से अब यहाँ पे जो R है वो क्या हो गया, S हो गया। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं। और यहाँ पे नहीं बदली थी, ये नंबर 1 था, ये भी नंबर 1 था, इसलिए प्रायोरिटीज नहीं बदली, इसलिए S बिकम्स S। और अब यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे बदल गई प्रायोरिटीज, इसीलिए R बिकम्स S। मुझे लगता है समझ आ गया होगा, जल्दी से बना लो सारा सर्कस। देखो कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास कायरल सेंटर्स होते हैं बट कार्बन वहाँ पे नहीं होता है, जैसे सल्फर को देखो, नाइट्रोजन को, सिलिकॉन को, जर्मेनियम को, ठीक है ना। ध्यान दो, सल्फर के पास जो लोन पेयर है, इसको भी एक ग्रुप की तरह कंसिडर करेंगे, तो ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, एक O एक तरफ R एक तरफ Cl और एक तरफ ये, समझ पा रहे हो। नाइट्रोजन में देखो, एक तरफ R Cl Br OH, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस से क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, अच्छा सिलिकॉन, ठीक है, अच्छा जर्मेनियम, समझ आया। लेकिन ध्यान रहे, नाइट्रोजन पे वो सर्कस नहीं लगा सकते थे कि 3 डिफरेंट ग्रुप्स है, एक लोन पेयर है, कहानी है इसकी, बात करेंगे, मतलब एमीन्स पे ऐसी कहानी हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बना लो इसे जल्दी से। एक और इम्पोर्टेंट कहानी आपके साथ आ रही है, और जो आपको थोड़ा बहुत परेशान करती है, तो ध्यान दीजिएगा क्या है वो बात है बाईफिनाइल्स के बारे में। देखो बेंजीन रिंग का प्रीफिक्स जो होता है फिनाइल होता है, तुम लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत आईपीसी अगर पढ़ा होगा तो। और यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसको बोलेंगे बाईफिनाइल, समझ आ गया होगा। कंडीशन क्या है कि बाईफिनाइल्स ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो ध्यान दो, ईच रिंग ऑफ बाईफिनाइल शुड बी बॉन्डेड विद डिफरेंट ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ये ऑर्थो, ये पोजीशन पे, ग्रुप्स ऑफ बोथ रिंग्स में और मे नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर सब्स्टिट्यूएंट। इसका क्या मतलब है, ध्यान दो, ये बेंजीन रिंग है, इसके ऑर्थो पे देखो ना, ये इधर लगा है ना, तो ये इधर जिधर लगा है उसके और जस्ट अगल बगल वाले ऑर्थो कहलाएंगे ना। तो ऑर्थो पे आपने 2 ग्रुप्स लगा रखे, ध्यान दो, एक रिंग पे जो दोनों ग्रुप्स लगे हैं ये डिफरेंट होने चाहिए। एक रिंग के जो ऑर्थो पोजीशन पे दोनों ग्रुप्स लगे हैं, क्या होने चाहिए, डिफरेंट। क्यों ऑर्थो वाले पे ये इतना इंटरेस्ट क्यों मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऑर्थो वाले हिंड्रेंस करेंगे, जिसकी वजह से कुछ सेटअप क्रिएट होगा, और जिसके वजह से ही ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए ऑर्थो, ठीक है ना। जितना करीब होंगे उतना इनमें क्या होगा, हिंड्रेंस होगा, और उतना ही एक नया सेटअप मिलेगा जिसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी। तो हम इसीलिए ऑर्थो पे इंटरेस्टेड हैं, ताकि ये जो चारों ग्रुप्स है ना, W Z X Y, इन सबको पास ला सकें, ताकि आपस में हिंड्रेंस करें, जिसकी वजह से क्या हो, कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो जिसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी जा सकती है। समझ पा रहे हो, तो जरा ध्यान से देखो, एक बेंजीन रिंग पे जो दोनों ग्रुप लगे हैं, यहाँ कौन लगा है, जरा ध्यान दो, यहाँ पे लगा है X, ये X लगा है, तो यहाँ पे कौन लगा, Y, समझ पा रहे हो। यहाँ पे देखो अगर ध्यान से, तो X और Y लगे हैं ये, ठीक है, और यहाँ WZ, तो एक बेंजीन रिंग पे लगे दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट, समझ पा रहे हो। अब दोनों बेंजीन रिंग के ग्रुप्स आपस में देखो ना, इस पे भी XY, इस पे भी XY, अगर ये सेम हो जाते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस बात से होगी, दिक्कत तब होगी जब यहाँ भी X हो यहाँ भी X हो। जैसे एक सीन में क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ भी X कर दोगे, यहाँ भी X कर दोगे, और यहाँ आपने W और Z कर दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये क्या हो जाएंगे, क्रॉस, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। कुछ आया समझ में, कैसे होंगे मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, मैं इस बात को तुम्हें दिखा रहा हूँ।
क्या होता क्या सीन है जरा समझो, अब उस पर थोड़ी बात करना स्टार्ट कर रहा हूँ। इन बाइफिनाइल्स बोथ रिंग इज कनेक्टेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड। देखो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, आप जानते हो सिग्मा बॉन्ड है, तुरंत आप बोल दोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। तो सिग्मा बॉन्ड है, तो ऐसे में इसको क्या होगा, इसका फ्री रोटेशन होगा। आप जानते हो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड अगर मल्टीपल बॉन्डेड सेटअप हो तो क्या होता है, हिंडर्ड रोटेशन होता है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं ये ऐसा कर दूँ ना, ये एक सिंगल बॉन्ड बनाया ना, अब मैं चाहूँ तो एक को अगर कांस्टेंट रख दूँ, तो एक कार्बन को, और दूसरे को मूव करना चाहूँ, ये देखो ना, ये दूसरा फ्रीली मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे हो। इस एक्सिस के अराउंड दूसरा क्या कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं दो मार्कर्स लगा दूँ, कुछ इस पैटर्न पे अगर कर दूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, रोटेशन इनका फ्री नहीं रह जाएगा। देखो कैसे, जिसके बारे में हम जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेंगे तो बात भी करेंगे। देखो ये, अब मैं एक को फिक्स कर दूं और दूसरे को मूव, ये देखो ये फंस गया है ना, पूरी तरीके से मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मल्टीपल बॉन्डेड सेटअप के अराउंड क्या होता है, हिंडर रोटेशन, बट सिग्मा बॉन्डेड यानी कि सिंगल बॉन्डेड के अराउंड क्या होता है, फ्री रोटेशन। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्री रोटेशन हो सकता है। तो इसके कितने सेटअप जरा क्रिएट होंगे, जरा समझो। देखो ये क्या होगा, एक यहाँ पे आप जानते हो बेंजीन रिंग प्लेनर ही है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो ऐसे में फिर क्या होगा, यहाँ पे इनका प्लेनर सेटअप होगा, एक ही प्लेन में दोनों बेंजीन रिंग होगी, कोई दिक्कत की बात इसमें तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा फॉर्म भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है कि ये बेंजीन रिंग प्लेन में ही हो, ये बेंजीन रिंग क्या हो, प्लेन में ही हो, और ये बेंजीन रिंग क्या हो जाए, नॉन प्लेनर। कैसे नॉन प्लेनर, कैसे, जैसे देखो अभी दोनों ऐसे है ना, अभी दोनों ऐसे, ठीक है ना, ये दोनों बेंजीन का सीन बना हुआ। अब क्या हो जाए, क्या ये दोनों कनेक्टेड है ना, अब क्या हो जाए, एक तो ये दोनों एक ही प्लेन में, ठीक है ना। अब ये ऐसा हो जाए, देखो ये ऐसा, समझ पा रहे हो, एक सीन ये वाला बना हुआ। तो ये सीन जब बना तो ये तो उसी प्लेन में रह गया, और ये उस प्लेन से क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, समझ पा रहे हो। तो ये जो सामने जो फिंगर्स आपको दिख रहे हैं, ये फ्रंट वाला कहानी है, और पीछे ये जो हिस्सा है, ये क्या बैक वाला कहानी है। कोई समझ आया, कहानी क्लियर है। तो वैसे ही यहाँ बात, ये तो उसी प्लेन में रह गया, और ये क्या हो गया, ये प्लेन से परपेंडिकुलर हो गया, यूं ऐसा हो गया, समझ पा रहे हो। और ये वाला ऐसा ही रह गया, देखो ये वाला ऐसा ही रह गया। तो आपको ये फ्रंट हिस्सा, ये बैक हिस्सा, तो बैक वाले को आपको डैश 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 दिखाया, फ्रंट वाले को बोल्ड कर दिया, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे एक बेंजीन रिंग दूसरे बेंजीन से क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। क्या लगता है, ऑर्थो पे अभी भले ही एच लगे हों, लेकिन छोटा ग्रुप हो, लेकिन उनका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। तो ऐसे में इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की अब दूरी क्या हो गई, रिलेटिवली बढ़ गई। तो अगर ये आपस में इनके रिपल्शन करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, समझ पा रहे हो। तो ये फॉर्म क्या होगा, कैसे इसकी स्टेबिलिटी में फर्क पड़ेगा, और बाकी कैसी चीजें अभी हम बात करेंगे उस पर, ठीक है, जब सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तब। तो यहाँ पे एक सीन ये आपने देखा, एक सीन दूसरा ये देखा आपने। तो ये दोनों को क्या कहते हैं, कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स क्या होते हैं, कन्फर्मर्स वो होते हैं जब सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन की वजह से जो नया सीन क्रिएट होता है ना, उसको हम बोलते हैं कन्फर्मर्स। दो ऐसे पेयर्स को क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स बोलते हैं, समझ पा रहे हो। डिटेल में बात अभी हम आगे करने वाले हैं, अभी के लिए छोटी सी बात। तो ध्यान दो, ये आपका प्लेनर सेटअप है, ये आपका नॉन प्लेनर सेटअप है, ठीक है ना। तो दो आपके यहाँ पे कन्फर्मर्स का सीन करने वाले हैं। अब चलते हैं आगे, और थोड़ी बातें हम और भी करते हैं। चलिए सीन को ड्रॉ कर लो, सारा सीन। देखो एक छोटी सी बात समझ जाओ, और वो ये है कहानी। नॉन प्लेनर कन्फर्मर विल बी मोर contributing when ortho position is substituted by fluorine, chlorine, bromine, iodine, OCH3, CH3, NO2। ऐसे बहुत सारे सेटअप आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो जरा समझो, आपको पता है कि जो जब ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूएंट लगाओगे तो जाहिर सी बात है, जितने बल्कियर होंगे उतना आपस में उनका क्या होगा, हिंड्रेंस होगा। रिपल्सिव फोर्सेस करीब करीब लाओगे ना जब ग्रुप्स को, तो उनके रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगी, परेशानियाँ थोड़ी बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर वो प्लेनर से नॉन प्लेनर अगर हो जाएंगे ना, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट रिलेटिवली क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, तो हिंड्रेंस होने के चांसेस कम हो जाएंगे, इसलिए स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो ज़रा समझो, तो जब ऑर्थो पे आप बल्कियर ग्रुप्स को लगा दोगे, थोड़े से हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर ऐसे में वो तो यही सोचेंगे कि भाई दोनों को अगर एक ही प्लेन में रखोगे तो हमारे ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे, मतलब एक तरीके से इनका हिंड्रेंस ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। तो फिर ऐसा करो ना कि प्लेनर सेटअप में मत रखो, कैसे रखो फिर, नॉन प्लेनर, कैसे रखो, नॉन प्लेनर सेटअप में रखो। तो यानी कि जब ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूएंट आप लगा दोगे,
तो वो तो यही बोलेगा कि बाईफिनाइल्स को अगर रखना है ना भाई तो नॉन प्लेनर सेटअप में रखो, बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर आप ये भी समझते हो कि ऑर्थो पे जब सब्स्टिट्यूएंट लगाओगे तो वो हाइड्रोजन से बड़े हैं, वो बात अलग हो गई, लेकिन पॉइंट वहाँ पे ये है कि उन सब्स्टिट्यूएंट का भी तो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OCH3, CH3, इन सब का जो साइज है, इन सब का जो रेडियस है, वो तो सेम नहीं रहने वाला। तो इनमें भी तो होगा ना कहानी, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, है ना, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। तो ध्यान दो, जितना बल्कियर ग्रुप होगा, ध्यान दो, जितना बल्कियर ग्रुप होगा वो उतना ही कहेगा कि नॉन प्लेनर सेटअप में रहो। प्लेनर में जाओगे तो रिपल्शन बढ़ेगा, हिंड्रेंस बढ़ेगा, नहीं जाना प्लेनर में। वो नॉन प्लेनर सेटअप में रहने के लिए उतना ज़्यादा बोलेगा। समझ पा रहे हो? और ध्यान दो, नॉन प्लेनर सेटअप में रहने के लिए जो जितना ज़्यादा बोलेगा, एक बात नोट करके रखो, तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को उतना ही फेवर करेगा अगर कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है बाईफिनाइल्स पे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने वाली की। एक बेंजीन रिंग पे लगे दोनों ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। समझ पा रहे हो? अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो जितना बल्कियर ग्रुप होगा वो उतना ही हिंड्रेंस क्रिएट कर देगा सिग्मा बॉन्ड के अराउंड, फ्री रोटेशन को उतना ही वो क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, जिसकी वजह से नॉन प्लेनर सेटअप रहने की उतनी ही क्या बढ़ जाएगी? चांसेस बढ़ जाएंगे, और इस तरीके से ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। चलो मैं दिखाता हूँ जरा कैसे, सुनो जरा ध्यान से। जैसे यहाँ पे आपने ग्रुप्स को लगा रखा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? ध्यान दो, ये एक ही प्लेन में रह गया। सुनो, ये एक ही प्लेन में रह गया, और ये देखो ना, ये एक ही प्लेन में रह गया बेंजीन, और ये बेंजीन क्या हो गया? प्लेन से परपेंडिकुलर हो गया। तो अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इस मार्कर को इस तरीके से चलाता हूँ, ठीक है ना, ये कट कर रहा हूँ, ऐसे कट कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे कट कर रहा हूँ, तो अगर मैं ऐसे कट करूंगा तो ध्यान दो, ये यूं, अगर मैं कहाँ गया, अगर मैं ऐसे कट कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपकी तरफ से आता हुआ ऐसे इस प्लेन में अगर मैं कट कर रहा हूँ, तो क्या होगा जरा सीन बताना यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग को जब मैं ये कट करूंगा तो एक का तो Cl फ्रंट की तरफ, NO2 बैक की तरफ आ जाएगा ना, और इसका Cl और OMe तो उसी प्लेन में है। ध्यान दो, ये अरे भाई नॉन प्लेनर हो जाएगा ना, तो Cl फ्रंट में, ये पूरी बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी? जो अभी ऐसे दिख रही है ना, ये ऐसे हो जाएगी ना, तो Cl फ्रंट में NO2, देखो ना, ये देखो, ये इसको क्या मानना है? NO2, इसको क्या मानना? Cl। तो अभी Cl NO2 ऐसे पड़े हुए ना, बट आपको पता है नॉन प्लेनर सेटअप में रहना है, तो कैसा हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो यूं, तो Cl फ्रंट की तरफ, NO2 बैक की तरफ। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं अगर ऐसे कट कर दूं, ध्यान दो, अब मैं यूं ऐसे कट कर दूं, तो ऐसे कट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? Cl NO2, तो क्या होगा? Cl NO2 इस बेंजीन के रेफरेंस में तो एक ही प्लेन में होंगे ना, तो ये तो क्या होंगे? आधे आधे कट जाएंगे। लेकिन जब यहाँ इसके कटने की बारी आएगी तो OMe एक तरफ और Cl एक तरफ जाएगा, यानी कि दो इक्वल हाफ में आप डिवाइड नहीं कर पाओगे ना। तो दैट्स वाई एसिमेट्रिक सेटअप अगर है मॉलिक्यूल का, तो क्या रहेगा? आपको बताया था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए अल्टीमेट कंडीशन क्या है कि भाई ऑप्टिकल की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, दो इक्वल हाफ में आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे दो इक्वल हाफ में आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो दैट्स वाई ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी? अरे भाई दोनों में से कोई बेंजीन रिंग ले सकते हो, ऐसा मत बोलना कि पिछली वाली में लेफ्ट लिया था, अब की वाली में राइट कैसे ले लिया, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। कोई भी बेंजीन रिंग ले लो, दोनों में से एक अगर परपेंडिकुलर होगी तो रिपल्शन क्या हो जाएगा? हिंड्रेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? चलो देखो, ये बेंजीन रिंग को प्लेनर रहने दो, लेफ्ट वाली को, राइट वाली को अभी ये देखो ना, अभी कुछ ऐसा है, NO2 ऊपर की तरफ, ये Cl, ये इसी प्लेन में सारा सीन है। आप देखो, इसको रिंग से, इसको प्लेन से परपेंडिकुलर होना है ताकि हिंड्रेंस को कम किया जा सके ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट के आपस में। तो ये देखो, ये ऐसा हो गया। तो जो बेंजीन का Cl अभी नीचे की तरफ था, आपको दिख रहा था ना इसी प्लेन में, वो अभी फ्रंट की तरफ हो गया, और NO2 जो आपको इस प्लेन में यहां दिख रहा था, वो अब कैसा हो गया? पीछे हो गया। समझ पा रहे हो? तो अब मैं अगर ऐसे कट करूंगा, ऐसे कट करूंगा, तो कट करने पे Cl और NO2 तो इसी प्लेन में काट रहा हूं ना, तो आधे आधे कट जाएंगे। लेकिन ये रिंग जब दो इक्वल हाफ में बटेगी, तो यहाँ पे देखो ऊपर OMe नीचे Cl है, तो ये दो इक्वल हाफ में नहीं बट पाएगी, और इसीलिए पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिक हो जाएगा, जिसको दो इक्वल हाफ में आप नहीं बांट सके, इसीलिए मॉलिक्यूल क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। समझ आया? लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम ही होते, Cl होते, तो आप इनको दो इक्वल हाफ में क्या कर सकते थे? क्योंकि इसको उठा के ऐसा करके यूं काटा, तो ये तो आधे आधे कट ही गए, यहाँ दोनों Cl ही थे, तो ये भी आधे आधे कट जाएंगे। तो इस तरीके से फिर क्या हो जाएगा?
ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि एक बेंजीन रिंग पे लगे दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट। समझ पा रहे हो? और जिनको समझ आ गया बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया तो जो मैंने बोला है ना, रिकॉर्डेड है ही, बार बार सुनो, मज़ा आएगा तुम्हें। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और भी कहानियाँ करते हैं, वो क्या रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा सीन समझना। जितना ज़्यादा बल्कियर ग्रुप होगा, जितना ज़्यादा बल्कियर ग्रुप होगा, वो बोलेगा नॉन प्लेनर सेटअप में रहो। मतलब वो बोलेगा आगे एक बार नॉन प्लेनर बन गए ना, तो उसी सीन में रहो, फिर से प्लेनर सेटअप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो जिद करके बैठ जाएगा। मतलब वो जब जिद करके बैठ जाएगा तो इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या फ्री रोटेशन रहने देगा? बोलो, क्या फ्री रोटेशन रहने देगा? जैसे कई बार हमारे अंधविश्वास नहीं होते, हमें लग गया कि भाई ये चीज़ ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये चीज़ ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, या ये चीज़ ऐसा करेंगे तो सही हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो आपने दोनों तरीके से उसको सेट कर लिया दिमाग में। अब जैसे उसके अगेंस्ट कोई काम, जैसे वो पैटर्न जो आपने कहा ना, ये करने पे सब सही सही रहेगा, ये करने पे सब गलत गलत रहेगा, तो आपने एक बारी 2-3 बार वो पैटर्न मान लो किसी वजह से आपका फिट पड़ गया, तो आपने अब उसे क्या मान लिया? अब आपने उस विश्वास पे, मतलब उस चीज़ पे आपने अंधा विश्वास कर लिया। मतलब कि अब एकदम सही, कोई लॉजिक नहीं, बस ये सही है, मेरे लिए ये चीज़ सही है, इसलिए मेरे लिए ये सही है, मैं इसे मानता हूँ तो मानो चाहे ना मानो। तो सिंपल सी बात ना, किसी विश्वास पे, किसी चीज़ पे अंधे तरीके से आपने, कोई लॉजिक आप सुनना नहीं चाहते, तो जो ट्रस्ट कर लिया उसे अंधविश्वास कहते हैं। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इस पर सही गलत है, इस पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, अपना अपना लोगों का सीन है, लोग रखें। पॉइंट यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब इसका एक बारी आपने सेट कर लिया कि भाई ये ऐसा काम करने से आपका सीन सही रहेगा, आपकी चीज़ें सही रहेंगी, तो फिर आप उसके अगेंस्ट अगर कोई बोलेगा ना कि भाई ये चीज़ जो आप कर रहे हो ये चीज़ सही नहीं है, इसमें ये लॉजिक नहीं है, वो लॉजिक नहीं है, तो आप क्या सुनना चाहोगे? नहीं, आमतौर पर लोग नहीं सुनते। समझ पा रहे हो? आप अगर मान लो कोई किसी चीज़ पे भरोसा करता है ना, और आप पहुंच गए कि नहीं भाई ऐसा मत करो, इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या फ़ायदा, क्यों ऐसा कर रहे हो, आप लॉजिक देने लग जाओगे, तो बंदा वो सुनेगा नहीं, वो इंसान सुनेगा नहीं, वो बोलेगा क्या सीन कर रहे हो भाई, तुम नहीं मानते हो मत मानो, मेरे में क्यों टांग अड़ा रहे हो ना। तो वैसे ये जो एक सीन तुमने क्रिएट कर लिया है अपने फेवर में, आप उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हो कि आपको ये भरोसा है कि परेशानी आपकी बढ़ जाएगी, तो मतलब उसके अगेंस्ट जाने में आप डरोगे, उसके अगेंस्ट जाने में आप घबराओगे, उसके अगेंस्ट जाने में आप रजिस्ट करोगे। समझ पाए? तो वैसे इसकी स्टेबिलिटी नॉन प्लेनर सेटअप में ज़्यादा है ना, तो ये क्या बोलेगा, भाई नहीं ऐसा कुछ ना होगा, ये जैसा अभी सीन है ऐसा ही रहने दो, इसको प्लेनर में जाने की कोई ज़रूरत ना है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसी तरीके से सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन को क्या करेगा, रेजिस्ट, क्या करेगा, रेजिस्ट। तो इसीलिए कहते हैं, लिख लो, जितना ज़्यादा बल्कियर ग्रुप होगा उतना ही इस कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन रेजिस्ट होगा, और उतना ही ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने में क्या होगी, आपको आसानी होगी, क्योंकि उतने ही वो नॉन प्लेनर सेटअप में रहेंगे। कुछ आया समझ में? अच्छा, तो अब जरा दूसरा सीन समझ लो। अगर कई बार छोटू छोटू ग्रुप्स होते हैं, छोटू छोटू ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो जिनकी वजह से उनका रेजिस्टेंस उतना बड़ा नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको रेसमिक मिक्सचर भी मिल जाता है, क्योंकि फ्री रोटेशन होने के चांसेस थोड़े क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो मिक्सचर जो मिलता है वो रेसमिक मिलता है, क्योंकि ये घूम टहल के यूं, समझ पा रहे हो? जैसे कुछ लोग होते नहीं है, आपने सुना होगा, कहते हैं ना बिन पेंदी का लोटा। बिन पेंदी का लोटा मतलब जिसका थॉट क्लियर ना हो, क्या करना है क्या नहीं करना, सुबह बोल रहा है ये करना, शाम बोल रहा वो करना, तो क्या बोल रहा है, कभी उसी चीज़, कभी उसी थॉट के सपोर्ट में बोल रहा है, कभी उसी थॉट के अपोज में बोल रहा है। तो पॉइंट क्या है, वो पॉजिटिव भी चल रहा है, नेगेटिव भी चल रहा है, क्यों? क्योंकि वो उसके पास ऑप्शन है दोनों तरफ चलने का, फ्री रोटेशन करने का उसके पास क्या है, चांसेस है। तो फ्री रोटेशन करने के जब चांसेस होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो, डेक्स्ट्रो लीवो दोनों हो, तो भाई फिर रेसमिक हो गया। अब इसमें बताना क्या है, जिसको अभी भी इसमें दिक्कत है, प्रीवियस वीडियोस देखो, इसका मतलब तुम्हारे बेसिक्स हिले हुए हैं, जल्दी करो इसे, फिर आगे चलते हैं। बना लिया होगा, ठीक है। ज़रा देखो यहाँ पर रेसिमाइजेशन जो आपको मैंने बताया था ना, कि जितना छोटा ग्रुप होगा वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन को उतना कम हिंडर्ड कर पाएगा, जिसकी वजह से बिन पेंदी का लोटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता रहेगा। तो यहाँ पे देखो, तो फिर रेसमिक मिक्सचर आपको मिलेगा। तो कौन कौन से रेसमिक मिक्सचर क्या है, नो सर्टेन हिंड्रेंस अराउंड सिग्मा बॉन्ड, जो दोनों बेंजीन के बीच का है ना, रोटेशन क्या होगा, ठीक है ना, ज़्यादा हिंड्रेंस वहाँ पे नहीं होगी, तो उतना ही फ्रीली वो रोटेट कर पाएंगे, तो दोनों ही।
हीट क्या होगा आपको पता है, दोनों बेंजीन को भी हीट की वजह से वाइब्रेट करेंगे और दोनों मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट भी, तो जिस वजह से यहाँ पे क्या होगा, लीवो और डेक्स्ट्रो बनने के इक्वल चांसेस हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? समझ। ग्रुप्स हैविंग स्मॉलर वंडरवॉल रेडियस, जैसे ओ एम ई एफ एच, ये सब स्मॉलर वंडरवॉल रेडियस होती है। तो अगेन आपको बताया ना, जितना छोटा ग्रुप होगा उतना ही वो हिंड्रेंस कम क्रिएट कर पाएगा, तो उतना ही रोटेशन रिलेटिवली क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड ईजियर होगा। तो जिस वजह से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बनने के चांसेस होंगे। बल्कि ग्रुप्स जैसे सल्फोनिक, नाइट्रो, ये सब अगर होंगे, ठीक है, ये कम से कम 2 हों, बाकी रिमेनिंग ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट पे क्या हो, एफ ओ एम ई हो या कुछ और सीन होने वाला हो, तो मीडियम साइज हो, 1 अमीनो हो और रिमेनिंग एफ ओ सी एस 3 हो, तो भी रेसिमाइजेशन के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। समझ आ गया होगा? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जल्दी से इसको नोट कर लो। अभी इसकी एक्सटेंट भी आपको दिखाई जाएगी। एक छोटी सी कहानी और, जैसे यहाँ पे देखो कि रेसिमाइजेशन होगा, लेकिन किस में ज़्यादा होगा और किस में कम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सी एफ एफ लगे हुए हैं, सी एस थ्री लगे हुए हैं, सारा सीन यहाँ पे क्रिएटेड है। अब देखो आपको पता है कि सी एस थ्री और सी डी थ्री, ये डी है, ठीक है, सी डी थ्री ड्यूटेरियम, तो एच का जो होता है वंडरवॉल रेडियस ड्यूटेरियम से ज़्यादा होता है। इस तरह सी एस थ्री का सी डी थ्री से ज़्यादा होगा। आपको पता है बल्कियर ग्रुप होगा तो ज़्यादा वो हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे रोटेशन में, तो इस तरीके से क्या होगा, वहाँ पे फ्री रोटेशन उतना कम होगा रिलेटिवली, और रेसिमाइजेशन होने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना। तो इस तरीके से यहाँ पे रेडियस छोटी है, इसलिए यहाँ पे ग्रुप छोटा होगा, इसलिए यहाँ पे रेसिमाइजेशन होने के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये मोर दैन, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं सेकेंडरी इनवर्स आइसोटोप इफेक्ट, इसको बोलते हैं। यहाँ पे जरा सीन देखो, ओ एम ई और NO2 हमने लगा रखा है, जरा ध्यान से देखो, इसका मिथाइल इधर है, इसके मिथाइल इधर है, तो यहाँ पे रिपल्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पे रिपल्शन के चांसेस मतलब हिंड्रेंस के चांसेस कम है, इसीलिए फिर क्या होगा, इसमें रेसिमाइजेशन के चांसेस ज़्यादा है, और इसको बोलते हैं बटरिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, यहाँ पे एक ग्रुप लगाने की ज़रूरत थी, ठीक है ना, और वो ये रहने वाला है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बटरिंग इफेक्ट। ध्यान देना, यहाँ पे जरा ध्यान दो, वाई वाई हमने लगा दिया, तो ये साइक्लिक सेटअप अगर बना रहे हैं, तो अगर n इज इक्वल टू 1 है तो ये क्या होगा, ये तो इनएक्टिव होगा, क्योंकि ये रिंग मतलब यहाँ CH2 जस्ट एक ही है, ठीक है, दोनों कनेक्टिविटी, तो ये इनएक्टिव होगा क्योंकि ये पूरा सेटअप ही प्लेनर होगा। n इज इक्वल टू 2 है, मतलब यहाँ पे 2 CH2 लगा दोगे कुछ इस पैटर्न पे, तो एक्टिव होगा, लेकिन ध्यान रहे लो टेम्परेचर में, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा लेकिन लो टेम्परेचर पे लेसर स्ट्रेन होगा रिलेटिवली, और नॉन प्लेनर ये हो सकता है, इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव भी ये हो सकता है, लेकिन अगेन लो टेम्परेचर पे। अगर यहाँ पे 3 CH2 लगा दो, मतलब CH2 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 इस तरीके से 3 लगा दोगे, तो फिर यहाँ पे ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि अब ये क्या कर सकता है, अब ये रिलेटिवली बहुत ही कम स्ट्रेन होगा, तो ये नॉन प्लेनर हो सकता है आराम से, इसलिए ज़्यादा ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा और स्टेबल भी होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना इन सारे केसेस को। और अब इससे आगे चलते हैं, कुछ और भी कहानी करते हैं, बना लो इसको। कुछ खास पॉइंट्स यहाँ पे देखने वाले हैं जहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी या इनएंशियोमर्स कुछ रोल प्ले करते हैं ना, जैसे ड्रग्स हो गई, जैसे एंजाइम्स हो गए, जैसे कुछ टेस्ट वाइज कुछ बातें हो गई, है ना। जैसे आप देख सकते हो थैलिडोमाइड एक ड्रग है जो हमारे पास क्या करती है, इसको बहुत टाइम तक हमने सोचा कि भाई ये कॉजिंग, इसके बारे में इसके दो जो इनिशियोमर्स होंगे डी और एल, तो उसमें ये मॉर्निंग सिकनेस भी करती है, और ऑल्सो ये लेप्रोसी, एड्स, कैंसर, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इन सब में भी इसका इस्तेमाल होता है। समझ पा रहे हो? तो ये दोनों ही चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं, ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल ये इसलिए क्योंकि इसके पास इनेंशियोमर होता है डी और एल के फॉर्म में। मैं समझता हूँ डी एल और इनेंशियोमर्स आपको अच्छे से पता होगा जब आप यहाँ तक मेरे साथ हैं, यानी कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस जो प्रोड्यूस करे ना लाइट को, एक क्लॉक, एक एंटी क्लॉक, प्लेन पोलराइज लाइट को, तो इसीलिए ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, इंटर कन्वर्ट, ये क्या करते हैं, इंटर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने क्योर करने के लिए लिया इन सब चीज़ों को, तो ये मॉर्निंग सिकनेस भी कॉज कर सकती है, और वजह क्या है, क्योंकि आपने एक फॉर्म से आप क्योर कर रहे हो तो दूसरा फॉर्म में वो इंटर कन्वर्ट हो सकता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है थैलिडोमाइड के बारे में। एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्टिव साइट्स आपको बता चुका हूँ पहले भी,
कि एंजाइम के पास एक प्रॉपर टाइप का एक्टिव साइट होता है जिसमें हमारा सबस्ट्रेट जाके क्या होता है, फिट होता है। तो ये भी प्रॉपर ओरिएंटेड रहता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन सुपर पोजिशन के साथ चलता है। तो एंजाइम किसी को कैटलाइज करेगा, किसको नहीं करेगा, स्टीरियो सिलेक्शन, काइनेटिक रेजोल्यूशन, इन सब में डिटेल में बता चुका हूँ, जाके प्रीवियस वीडियोस देखो। तो ये भी क्या है, कैरिलिटी और सुपर पोजिशन से क्या रिलेटेड है। यहाँ पर देख सकते हो पॉजिटिव लिमोनिन और नेगेटिव लिमोनिन में स्ट्रक्चर्स आपको बना के दे दिए हैं, सारा सेम है, बस ये डैश्ड पे आ गया, ये सॉलिड वेज पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो डी और एल फॉर्म बन गए, ये आपके ऑरेंज में पाया जाएगा और ये लेमन से पाया जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब सेम पैटर्न है, बस उसका इनेंशियोमर बदला। तो अलग अलग चीज़ है, आपको लेमन और ऑरेंज में तो फ़र्क पता ही होगा, ठीक है ना। तो दो अलग अलग केमिकल्स दो अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। अगेन स्ट्रक्चर सारा सेम है, बस स्पेस में ओरिएंटेशन अलग हुई, इसीलिए क्या इनेंशियोमर से एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक पीपीएल को घुमाएगा। इनेंशियोमर्स हैव सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है ना। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ऐसे बहुत सारी बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो वो सब चीज़ें क्या होती है, इनकी सेम होती है क्योंकि सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इनमें होते हैं, ठीक है ना। इनेंशियोमर्स में हाइड्रोजनेज एंजाइम्स, ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे अब सी डबल बॉन्ड और कार्बोनिल टाइप का सेटअप हो, तो हाइड्रोजनेज मतलब हाइड्रोजन का कुछ सीन कराएगा ना, तो ये कार्बोनिल्स का पाइप तोड़ के इसको रिडक्शन का काम कराने का इसने, ठीक है। तो ये सारी कहानी हो गई, नोट कर लो जल्दी से इसको। कुछ और यहाँ पे ड्रग्स के बारे में है, जैसे पेनिसिलामीन, ये प्राइमरी क्रोनिक आर्थराइटिस में यूज़ होगी। आर कॉन्फ़िगरेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है और इवन ये टॉक्सिक भी होता है, इसको याद रखना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इबुप्रोफिन का होता है इम्पैक्ट, रैसमिक मिक्सचर होता है, बट एक्टिव फॉर्म जो होगा आपके पास वो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा और आर स्लोली कन्वर्ट टू एस कॉन्फ़िगरेशन इन आवर बॉडी। फिर मेथाइल डोपा है, एंटी हाइपरटेंसिव है, इम्पैक्ट ड्यू टू एस फॉर्म होता है, एस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है एस। और एस नेप्रोक्सिन इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि कैसे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन भी इम्पैक्ट डालता है, या आर इम्पैक्ट डालता है तो कभी एस नहीं डालता है, या कैसे इंटर कन्वर्जन, यानी कि इनेंशियोमर्स क्या रोल प्ले करते हैं ड्रग्स में और बाकी सारी चीज़ों में, नोट कर लो इसको। अब इसमें एक कहानी और भी रहने वाली है, और वो हमारे पास है कैलकुलेशंस की, फार्मूलाज की, कि कैसे हम डिफरेंट इसमें फार्मूला भी बनाते हैं ना, कि कभी सिमेट्रिक है कभी अनसिमेट्रिक है, एन कायरल सेंटर्स, तो उसके कुछ फार्मूलाज हमारे पास हैं जिनके बारे में बात करेंगे जब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कवर कर लेंगे ना। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल का फ्यूज़न करते हुए या ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल का करते हुए तब कहानियों को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही, मतलब अभी के लिए इतना ही। या तो ऐसा करते हैं तब भी बात कर लेंगे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे, लेकिन थोड़ा सा अभी कहानी कर लेते हैं, जब ज्योमेट्रिकल कर रहे होंगे तब भी करेंगे मिक्स करके, लेकिन अभी थोड़ा ऑप्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी रहे। इफ कंपाउंड डजंट कंटेन सिमेट्री, मतलब दो इक्वल हाफ में आप उसे बांट नहीं सकते। जैसे यहाँ पे देखो, इधर कार्बन, इधर यार लगा दो क्या हाइड्रोजन, चलो लगा देते हैं CH3 CH2, इधर CH3, ठीक है। इधर देखो, इस कार्बन के अराउंड CH3 ClH और इतना बड़ा ग्रुप, इस कार्बन के अराउंड BrH और इथाइल, तो इसको दो इक्वल हाफ में आप क्या कर सकते हो, बांट नहीं सकते ना। समझ पा रहे हो कहानी को। तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दो कायरल सेंटर्स हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ कायरल सेंटर होता है n, उसकी वैल्यू कितनी होगी 2, तो नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स क्या होंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4, और मीजो कंपाउंड्स यानी कि दो इक्वल हाफ में आप नहीं बांट सकते, इसलिए मीजोमर्स इसके कितने होंगे, तो आप बोलोगे 0। समझ पा रहे हो। और टोटल स्टीरियोमर्स कितने हो जाएंगे, अरे भाई स्टीरियोमर्स कितने हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे उतने ही जितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं सारे के सारे। समझ आ गया होगा आपको। अब एक कंपाउंड इज सिमेट्रिक एंड कायरल सेंटर्स आर इवन, मतलब दो इक्वल हाफ में उसे बांट सकते हो, और कायरल सेंटर्स क्या है, इवन है, 2 4 6 टाइप से, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो, इसको दो इक्वल हाफ में बीच से काट के हमने बांट दिया, तो ये बाकी जिसको दिक्कत इसमें आ रही हो जाके सिमेट्री पढ़ो, बहुत डिटेल में बताया सिमेट्री में। स्टार दो कायरल सेंटर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे 2 की पावर 2 - 1 यानी कि 2 की पावर n, यानी कि दो यहाँ पे होंगे। यहाँ पे n की वैल्यू ध्यान दो, n की वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 - 1 दैट इज 2। समझ गए बात को। दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे और म्यूजोमर्स कितने होंगे, ध्यान दो, इवन है, तो n/2 यानी कि 1/2
वन आएगा, 1 - 1 कर दोगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 0 डेट इज 1। समझ पा रहे हो? 1 यहाँ पे जो मीजोमर होगा ये एक मीजोमर होगा। और कैसे इसका बनेगा वो दूसरा ऑप्टिकल कैसे बनेंगे, ये बी आर को अगर मैं रिवर्स कर दूं ना, ये बी आर को मैं अगर रिवर्स कर दूं तो ये एक जो स्ट्रक्चर बनेगा वो, और एक उसका मिरर इमेज, दो ऑप्टिकल बनेंगे और एक अभी मीजो अभी आपका बनेगी, टोटल 3 बनेंगे। मुझे लगता है समझ आ गया होगा, ठीक है ना। जैसे यार मैं ये कह रहा हूँ ना, इस बी आर को अगर यहाँ लगा दूं, एच को यहाँ लगा दूं, तो 2 इक्वल हाफ में हम नहीं बांट पाओगे ना, फिर उसकी जो मिरर इमेज होगी, है ना, 2 ये हो गए और एक आपका ये मीजो वाला है, ठीक है ना। तो 2 आपके ऑप्टिकल और एक मीजो। नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स, जिनको अभी इतना समझाने के बाद भी इसमें दिक्कत है, जाके पुरानी कहानियां देखो, स्टार्टिंग से ऑप्टिकल एक्टिविटी देखो, तब समझ आएगा। नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स 2 की पावर, यहाँ पे टोटल जो फॉर्मूला है ना इसका, तो टोटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल स्टीरियोमर्स कितने हो जाएंगे, आप जानते हो ना, मीजो में भी क्या करते हो आप, ग्रुप्स की बस स्पेस में प्लेसमेंट ही तो बदलते हो, तो मीजो भी क्या है, एक टाइप का स्टीरियोमर ही तो है। तो टोटल स्टीरियोमर कितना हो जाएगा, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। समझ पा रहे हो, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। इफ कंपाउंड इज सिमेट्रिक, मतलब 2 इक्वल हाफ में बांट सकते हो, जैसे कि इसमें बांट सकते थे, बट कायरल सेंटर सबकी बार कितने ऑड है, क्या है ये, ध्यान दो क्या है, ऑड है। समझ पा रहे हो क्या है, ऑड है, पिछली बार इवन हुआ करते थे। तब क्या होगा, ऑप्टिकल 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2। समझ पा रहे हो, ये आपके ऑप्टिकल का फॉर्मूला हो जाएगा, और मीजो का फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n-1/2। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, और स्टीरियोमर्स 2 की पावर n-1। समझ पा रहे हो, क्योंकि जब इन दोनों को जोड़ोगे ना, तो ये प्लस और ये मतलब ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनली 2 की पावर n-1 आपके स्टीरियोमर्स बनेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, एक कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर, 3 कायरल सेंटर, और ये 4 कायरल सेंटर। एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हो गई। इसका ऐसा करो कि डायरेक्ट सीन ड्रॉ कर लो, बाकी अभी जब ज्योमेट्रिकल पढ़ाऊंगा तो ज्योमेट्रिकल में फ्यूज करके आपको मैं इसको दिखाऊंगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया, कि जब सिमेट्री हो और ऑड हो तो आपका ये फॉर्मूला रहने वाला। अच्छा कैसे याद रखोगे, जरा ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो तो दोनों में 2 की पावर n-1 आपको मिलेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स में, जब सिमेट्री है। बट यहाँ पे 2 की पावर कहाँ गया, ऑप्टिकल में आपको जो मीजोमर से मिलेगा 2 की पावर n/2 -1 है, क्योंकि कैसे याद रख लो कि भाई n का ही बाई 2 करना है, तब माइनस करना है 1 से, क्योंकि यहाँ पे इवन है ना, तो इवन को 2 से डिवाइड करोगे तो इवन ही आएगा ना। बट यहाँ पे क्या है, ऑड है, तो यहाँ को n/2 नहीं करना, क्योंकि यहाँ कर दोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, याद रख लो, और आगे से बात करेंगे। अब देखो एक थोड़ा सा हिंडर्ड रोटेशन आपको मैंने समझा रखा है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो या कोई दो कॉन्टिन्यूस रिंग हो साइक्लोएल्केन्स की, तो वहाँ पे भी ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी जा सकती है। तो उसको अभी डायरेक्ट वे में बताऊंगा, डिटेल में तब बात करूंगा जब ज्योमेट्रिकल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको पहले कॉपी कर लो सारा फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक खास केस देख लो, आपके पास सीन रहने वाला है। देखो ये ClBr डबल बॉन्ड ClBr, आपको लगता होगा भाई ये इसमें कहाँ से ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाएगी, जरा देखो ध्यान से। आपको पता है कि ये सिग्मा ये सिग्मा, इस पे sp2, इस पे sp, इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना, sp2 sp और sp2। कार्बन के पास हाइब्रिडाइजेशन में बेसिक कॉन्सेप्ट जब पढ़ा रहा था तभी आपको पढ़ा चुका हूँ कि GOC के बेसिक कॉन्सेप्ट में जिनको दिक्कत हो जाके पढ़ सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे है, ठीक है ना। कि यहाँ पे 4 ऑर्बिटल होते हैं, 4 में से 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से सिग्मा आपने बना लिए, एक पाई बॉन्ड बनाना था तो उसको आपने p ऑर्बिटल का यूज करके बनाया। तो इसने अगर अपना px यूज किया तो इसको भी अपना px यूज करना पड़ेगा, तभी ओवरलैपिंग हो पाएगी, तभी बॉन्डिंग हो पाएगी, ठीक है ना। तो देखो ना, इसका px और इसका px ओवरलैप करके ये कहानी कर रहा है। ये दोनों कार्बन कहाँ है, एक ही प्लेन में है, कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों कहाँ एक ही प्लेन में। लेकिन अब जरा इसको ध्यान से देखो, अब जब इसको दूसरा पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp है ना, 2 ही सिग्मा है, 2 पाई इस कार्बन ने बनाया ना, तो दूसरा पाई जब बनाना पड़ेगा तो आपको पता है ना, px की ओवरलैपिंग से py की ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है ना। आमतौर पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो हमारा होता है वो z एक्सिस ही होता है ना। समझ पा रहे हो, ये सब बातें मैं क्या बोल रहा हूँ, जिनको दिक्कत है बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ो या डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल के लिए इतना जानो।
तो अब इसका जो आपको पता है कि पी एक्स अगर ऐसा होगा, पी एक्स अगर ऐसा होगा तो पी वाई कैसा होगा, उससे परपेंडिकुलर। एक्स एक्सिस के वाई क्या होती है, परपेंडिकुलर। ये ऐसा देख लो ना, देखो ये कहाँ गया, ये अगर एक्स ऐसा तो वाई ऐसा होगा, उससे परपेंडिकुलर ना। तो देखो ध्यान से, ये पी एक्स हो गया। अब पी वाई जब यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके पास पी वाई ही बचा ना, तो फिर इसको भी अपना पी वाई यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पी वाई क्या होगा, पी एक्स के पी वाई क्या होगा, परपेंडिकुलर ना। तो अब जो इसकी प्लेस, जो ये प्लेस्ड होगा ना, वो कैसे होगा, देखो ये ऐसा होगा। कैसा होगा, ऐसा। क्योंकि अब इसको अगर x वाला इस प्लेन में था तो y वाला इससे परपेंडिकुलर होगा, तो इसकी भी ओवरलैपिंग इधर होगी ना, समझ पा रहे हो। तो ये CLBR क्या हो जाएंगे, प्लेन से परपेंडिकुलर हो जाएंगे। कुछ आ रहा समझ में। और प्लेन से परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो कुछ वैसा ही जैसा तुमने बाईफिनाइल्स में देखा था नहीं, एक प्लेन में रह गया, दूसरा प्लेन को छोड़ के भाग गया, तो बीच से काटा तुमने, तो बीच से काटोगे ना जिसको, ये देखो ये बाहर निकला है ना, ये बाहर भाई साहब निकला है। अब मान लो इनके प्लेन में ही तुमने क्या कर दिया, इसको काट दिया, इसको क्या कर दिया, काट दिया, तो ये तो कट जाएंगे क्योंकि ये प्लेन से बाहर है। बट ये बताओ, ये इधर CL जाएगा, इधर BR जाएगा ना कट होने के बाद, तो इसको दो इक्वल हाफ में आप बांट नहीं सकते। इसीलिए क्या है, पहली बात तो ये क्या है, नॉन प्लेनर है। क्या है ये, नॉन प्लेनर है। और ऊपर से ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन ध्यान रहे, ध्यान रहे, ध्यान रहे, ध्यान रहे, अगर इन दोनों ग्रुप से अगर कहीं सेम ये दोनों BR होते या दोनों CL होता तो ये परपेंडिकुलर हुआ था, इसको आपने काटा था ना, और काटने के बाद क्या होता, ये जब बीच बीच से चलाते ना, तो ये तो पूरा कट ही जाते ना बाईफिनाइल के सेटअप में। जिनको दिक्कत है जाके बाईफिनाइल देखो, ये तो पूरे कट ही जाते हैं, और इधर दोनों CL आते हैं, तो इक्वल हाफ में आप काट ले जाते हैं ना। तो ये ग्रुप्स क्या होना चाहिए, डिफरेंट। यहाँ भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तभी ये कहानी चलेगी, तभी ये कहानी चलेगी। और दूसरी बात, पाई बॉन्ड्स कितने हो, ये दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट। ये दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट। और ये कंडीशन है, ठीक है ना। और दूसरा क्या, पाई बॉन्ड्स कितने होने चाहिए, इस ये वाले सेटअप कितने होने चाहिए, इवन। समझ पा रहे हो, पाई बॉन्डेड सेटअप कितने होने चाहिए, इवन। ओ हेलो, ये डबल बॉन्डेड के फॉर्म में, ठीक है ना, एक डबल, दो डबल, तीन डबल, इस तरीके से मैं बोल रहा हूं, इवन होगा तब। कैसे इवन होगा, जरा देखो ध्यान से, इधर मैंने देखा है। देखो ये जब पहले तो कार्बन पीएक्स यूज करेंगे, तो अगले पीवाई यूज करेंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, मतलब ये वाला प्लेन को छोड़ चुका है। अब जब इसको एक और पाई बॉन्ड बनाना होता है, मान लो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, तो देखो इसने पीएक्स का यूज किया, समझो, इसने पीएक्स यहां क्या चल गया, पीएक्स। अब अगला बॉन्ड बनाना था तो क्या बना, पीवाई। अगला बॉन्ड जब इसको बनाना है, देखो ध्यान से, इसका पीवाई चल गया ना, इसको जब बनाना तो कैसे बनाएगा ये पी, अब इसका पीवाई, तो इसका पीवाई इसके साथ खर्च हो गया ना, तो अब ये अगला बॉन्ड कैसे बनाएगा, पीएक्स। तो ये अगला बॉन्ड कैसे बनाएगा, अब इसका पीएक्स खर्च हो गया, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, पीवाई। कुछ देख पा रहे हो तुम, कुछ देख पा रहे हो तुम। ये पीएक्स से ये पीवाई क्या होगा, परपेंडिकुलर। देखो ये वाला, अब यहां पे अगर आपने लगा दिया क्या, CLBR, और यहां CLBR, तो ये कार्बन और ये कार्बन एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होने वाले, ये ग्रुप्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो फिर इनको काटोगे, दो इक्वल हाफ में नहीं कटेंगे, और ये भी क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। समझ आ गया होगा, ठीक है। ये कौन से ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग करके किनके बीच में पाई बन रहा है वो बाद में बता रहा हूं। ये वाला यहाँ पाई, ये वाला यहाँ का पाई, ये वाला यहाँ का पाई, ये वाला यहाँ का पाई। और जितनी बार पीएक्स यूज करोगे तो पीवाई वाला सेटअप क्या होगा, उससे परपेंडिकुलर होगा। आपको बताया जा चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो एक सीन और देख लो जल्दी से, सी डबल बॉन्ड सी CL BR CL। अब इसमें क्या करोगे, देखो ध्यान से, इवन है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये प्लेन से बाहर तो आ जाएगा। जब कट करोगे ना इसको, जब इसी प्लेन में से कट करोगे तो दोनों CL आ जाएंगे, तो इसको दो इक्वल हाफ में बांट सकते हो। तो ये क्या, ऑप्टिकली क्या है, ये इनएक्टिव। समझ गए, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स क्या है, सेम। कहानी क्लियर हो गई। अगला सीन, सी डबल बॉन्ड सी, ये BR CL। अब यहां पे देखो, आपको पता है पीएक्स पीवाई और फिर पीएक्स।
तो फाइनली ये कार्बन और ये कार्बन दोनों कहाँ, एक ही प्लेन में, दोनों कहाँ है, एक ही प्लेन में, दोनों कहाँ है, एक ही प्लेन में। तो फाइनली इसको भी आप क्या कर सकते हो, इसको कैसे काट दोगे, जरा ध्यान दो, काटा जा सकता है इसको, हाँ काटा जा सकता है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे कहानी आप ऑप्टिकल एक्टिविटी के नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो आपकी कहानी रहने वाली हो प्लेनर सेटअप में रहने वाली, दो इक्वल हाफ में आप इसे क्या कर सकते हो, बांट सकते हो। तो बना लो इसमें कि जो ऑड वाले में क्या होगा, वो आके फिर से क्या हो जाएगा, दोनों कार्बन प्लेनर हो जाएंगे, तो इसमें वो वाला सीन, वो वाला सर्कस नहीं लगने वाला, फिर क्या होगा, इनएक्टिव। तो ध्यान रहे क्या हो, पाई बॉन्डेड सेटअप इवन हो, दोनों ग्रुप्स जो लगे हो डिफरेंट हो, तभी वो क्या होगा, नॉन प्लेनर, तभी ऑप्टिकली एक्टिव हो पाएंगे। और पूरा सर्कस आपको समझा दिया। ठीक यही फंडा इसमें भी कॉमन यही चलता है। देखो बात समझो, आपको अच्छे से पता है, पहले इसको जिसको बनाना हो जल्दी से बना लो, बना लिया होगा पॉज करके, ठीक है अच्छा है। अब जरा ध्यान से देखो, आपको पता है टेट्राहेड्रल में दो बॉन्ड कैसे होते हैं, प्लेनर, और दो बॉन्ड प्लेन से ऊपर और प्लेन से नीचे होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, समझ आ रहा, प्लेन से ऊपर प्लेन से नीचे। तो एक्चुअली ये दोनों बॉन्ड अगर प्लेन में होंगे, ये दोनों बॉन्ड अगर, क्योंकि इस रिंग के साथ रहना ना, तो ये बॉन्ड अगर प्लेन में होंगे ना, तो ये बॉन्ड कैसा होगा, प्लेन से पीछे, देखो ये ऐसा हो जाएगा, ये बॉन्ड प्लेन से पीछे हो जाएगा, और ये बॉन्ड कैसा होगा, प्लेन से आगे, मतलब कुछ जैसा बाइफिनाइल से बनाया था ना, कुछ वैसा ही, ये पीछे चला जाएगा, समझ पा रहे हो, ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो जब पीछे जब यूं गया ना, तो सीएल भी क्या हो जाएगा, पीछे, ये सीएल कैसा हो जाएगा, पीछे, और ये ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, फ्रंट पे, समझ पा रहे हो, ये वाला जो बॉन्ड है हाईलाइट कर दिया, ये क्या हो जाएगा आपका पीछे। तो समझ आ रहा है बात में। तो ऐसे में जब ये वाला, देखो बात समझो यार, हेलो, दो बॉन्ड प्लेन में ना इस कार्बन के, तो दो नॉन प्लेनर होना पड़ेगा ना, एक प्लेन से नीचे एक प्लेन से ऊपर, समझ आ रही कहानी। तो ये पूरा ये बॉन्ड आपका कैसा हो जाएगा, ये पूरा सीन कैसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, रिंग कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी, कुछ आ रहा समझ में, ये वाली ऐसी है, ये वाली ऐसी हो जाएगी। तो बी आर फ्रंट पे, ये सी एल बैक पे आपका जाएगा ना, कुछ कहानी समझ पा रहे हो, समझ गए बात को। तो ये रिंग कैसी हो गई आपके लिए, नॉन प्लेनर हो गई। अब इसको अगर मैं ऐसे काटूंगा, ऐसे अगर काट दूंगा ना, तो सी एल बी आर तो इसी प्लेन में कट जाएंगे, लेकिन ये भाई साहब, ये भाई साहब कटेंगे क्या, बोलो कटेंगे क्या, नहीं, ये दो इक्वल हाफ नहीं कटेंगे। तो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, समझ आ गया। अगेन रिंग कैसी होनी चाहिए, कितनी रिंग हो, पहली बात, फिर से वही बात, दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट, दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। दूसरी कहानी क्या है, रिंग्स आपकी इवन होनी चाहिए, समझ पा रहे हो, अदरवाइज फिर वही कहानी पुरानी वाली सर्कस लग जानी है। ठीक, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं।